गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। बेटा अब आपने इन प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लिया क्या कि हमने सिल्क वॉर्म की रियरिंग कैसे की, है ना। अब बेटा 1 मिनट, यस। अब हम ये चेक करेंगे कि उस कोकून से हमने कौन कौन से स्टेप्स पढ़े थे कि कैसे होता है। सबसे पहले एग ले करती है फीमेल। एग को ले करने के बाद कौन सी स्टेज आती है? सिल्क वॉर्म की स्टेज आती है। सिल्क वॉर्म क्या करता है? फिर अपने हेड से स्टार्ट करके अपने आप को कोकून में कन्वर्ट करता है। कोकून में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा? उसके अंदर की जितनी भी सारी डेवलपमेंट है वो पुपा स्टेज में होती है, उस कोकून के अंदर ही होती है ना। अब इस कोकून से सिल्क को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये हम पढ़ते हैं। नाउ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मूथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट द सिल्क थ्रेड। अब इस सिल्क को पाने के लिए बेटा मूथ, फीमेल मूथ और मेल मूथ की रियरिंग होती है। आपको पता है रियरिंग क्या होता है? उनका पालन पोषण कराया जाता है। और जब वो एग जो है वो कोकून की स्टेज पे आते हैं तो उन सभी कोकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसी से ही सिल्क के धागे निकाले जाते हैं। अब कैसे होती है, चलो। Rearing silkworm. A female silk moth lays 100 of eggs at the time. एक ही टाइम में 100 से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एग्स रिलीज़ कर देती है एक सिल्क मूथ, फीमेल सिल्क मूथ। नाउ द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्राइप ऑफ क्लोथ और पेपर, ठीक है, और सोल्ड टू द सिल्कवॉर्म फार्मर। और वो फार्मर जो सिल्कवॉर्म की रियरिंग एंड ब्रीडिंग करता है, जिसे ये जो व्यापार करता है बेसिकली इसके अंदर, इसकी देख रेख करने के लिए उसको ये एग्स बेच दिए जाते हैं। और उन एग्स को किस पे रखा जाता है? किसी कपड़े की स्ट्रिप पर या फिर पेपर की स्ट्रिप पे। नाउ द फार्मर्स keep eggs under hygienic condition and under suitable condition of the temperature and humidity। जितना टेम्परेचर उस अंडे को हैच होने के लिए चाहिए होता है और जितनी ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता चाहिए होती है, एक अच्छी सी कंडीशन में उन्हें वहाँ पर रख दिया जाता है ताकि वो एग्स जो हैं वो हैच हो जाएं और सिल्कवॉर्म उनमें से निकल आए। The eggs are warmed to a suitable temperature to the larva for the larva to hatch from the eggs। और एक टेम्परेचर जितना भी उन्हें सूट करता है उतनी वार्मनेस दी जाती है उन एग्स को ताकि उसमें से एग्स जो है वो हैच हो सके और लार्वा की स्टेज आ सके, यानी सिल्कवॉर्म की स्टेज आ सके। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्री बियर्स फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये तब किया जाता है जब मलबरी ट्री पर यानी शहतूत के पेड़ पे क्या हो, पतझड़ का मौसम चला गया हो और उस पे नए पत्ते आ रहे हो, ठीक है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म, ये हमें पता है, हमने अभी पढ़ा इसके बारे में कि लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म। नाउ ईट डे एंड नाइट, किसको खाता है वो? इन मलबेरी लीव्स को, ठीक है। एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और बहुत बड़ा हो जाता है धीरे धीरे खाकर उसको, ठीक है, क्योंकि पहले जब वो एग से निकलता है तो बहुत छोटा सा सिल्कवॉर्म होता है, बट जैसे जैसे वो इन मलबेरी लीव्स को खाता है, एनर्जी लेता है, तो एक बड़े सिल्कवॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। Now the larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves।
अब अगर हम उन्हें मलबरी के ट्री पर ऐसे ही एग्स को क्या कर देंगे, बिखेर देंगे, तो वो उनमें से कितने तो एग्स ऐसे ही नीचे गिर जाएंगे या कितने को कीड़े लग जाएंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं कि एक बैम्बू में उस लार्वा को रख देते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं उसमें बहुत सारी मलबरी लीव्स डाल देते हैं कि अगर उनको भूख लगे तो वो खा जाएं उन्हें। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। 25 से 30 दिन यानी लगभग 1 मंथ के अराउंड जब वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं लीव्स को खा खा कर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो इन लीव्स को खाना बंद कर देते हैं एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे ऑफ in tray to spin cocoons. See, ये देखो फीमेल मूथ ने सबसे पहले क्या किया, एग्स ले किए बहुत सारे 100 ऑफ एग्स। अब इन 100 ऑफ एग्स में जब ये हैच हुए तो सिल्कवॉर्म निकले, यानी लार्वा कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म की स्टेज आई, और ये किस पे फीड कर रहे हैं, इन मलबरी लीव्स पर। अब ये मलबरी लीव्स पे जैसे जैसे ये खाते हैं आफ्टर 1 मंथ लगभग 25 to 30 डेज़ बाद ये खाना बंद कर देते हैं और ये अपने आप को कोकून में बदल देते हैं, यानी ये सिल्कवॉर्म धीरे 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 करके एक प्रोटीन की लेयर बना लेता है, और ये प्रोटीन की लेयर जब एयर के कांटेक्ट में आती है, एक्सपोज होती है, तो आपको पता है क्या होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिल्क में। वेरी गुड। नाउ the caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth, ठीक है। और इसी कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म ये क्या करते हैं, कोकून के अंदर ही इनकी आगे की डेवलपमेंट, सिल्क मोथ की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब सिल्कवॉर्म जो है उसने अपने आसपास कोकून तो बना लिया, उस कोकून में वो अंदर चला गया और उसकी बाकी की डेवलपमेंट वहाँ हुई। अब वो जितने भी सारे कोकून्स हैं, अ पाइल ऑफ कोकून इज़ अ ढेर, पाइल इज़ ढेर, अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, और को लिया जाता है और उनसे सिल्क फाइबर को निकाला जाता है, सिल्क के धागों को। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, या तो उसे सूरज की किरणों के नीचे रखा जाता है क्योंकि उन्हें हीट करना होता है, या उन्हें बॉईल किया जाता है पानी में डाल के, या उन्हें स्टीम दी जाती है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट द प्रोसेस, क्योंकि जब उनको सिल्क फाइबर्स को हीट मिलती है तो वो अपने आप अलग हो जाते हैं बेटा, इसीलिए या तो हम उन्हें सन के नीचे रख सकते हैं, या उन्हें बॉइलिंग वाटर में डाल सकते हैं, या स्टीम दे सकते हैं। The process of taking out thread from the cocoon for the use of silk is called reeling of silk, यानी उन cocoons में से सिल्क के धागों को निकालना, क्योंकि हमें वो सिल्क यूज़ करना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, reeling of silk. Now reeling is done in special machines, इसके लिए कुछ machines भी होती हैं which unwind the thread और fiber of the silk from the cocoon, जो कि unwind is उतार देती हैं, ठीक है, उन फाइबर्स को, उन धागों को जो कि उस कोकून में होते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड, और उसके बाद ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उन्हें सिल्क के धागों में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और फिर उन धागों को किस में बदल दिया जाता है, एक सिल्क के क्लोथ में, एक कपड़े में, ठीक है। समझ आ गया कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। अब ये जो थ्रेड्स हैं हमारे, देखो बहुत पतले 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 ये सिल्क फाइबर्स हैं मेरे पास। अब इनको मुझे थ्रेड में कन्वर्ट करना है, तो ये सारे सिल्क फाइबर्स एक थ्रेड में मशीन के थ्रू कन्वर्ट हो गई, ये थ्रेड बन गई हमारी। अब ये थ्रेड जो है क्या होगा, ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में
ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में स्पिन की जाती है वीवर्स के थ्रू, जो बनाते हैं कपड़ा। और उससे क्या होता है कि ये क्लोथ बन जाता है। इसको ऐसे क्रिस क्रॉस, एक ऐसे, सेकंड ऐसे, फिर दूसरा इसके ऊपर से, और ये ऊपर से फिर नीचे से, सेकंड थर्ड ऐसे किया जाता है। फिर ऊपर नीचे ऐसे लेयरिंग की जाती है इसकी, तो इससे कपड़ा बन जाता है। और ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? सिल्क थ्रेड। और ये सिल्क थ्रेड्स किससे बने हुए होते हैं? सिल्क थ्रेड बनते हैं हमारे छोटे छोटे सिल्क स्ट्रैंड से या सिल्क फाइबर से। ठीक है, आप देखेंगे बेटा कि आप कोई क्लॉथ का पीस लो, ये क्लॉथ का पीस लिया आपने, किसी भी साइड से एक धागे को निकालने की कोशिश करो। एक धागा निकाल लिया, अब इसमें भी बहुत छोटे 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 धागे की देखोगे आप लोग, इनको निकाल भी सकते हो आप। सो ये होता है हमारा फैब्रिक, ये होता है हमारा थ्रेड यानी यान बेसिकली धागा, और ये होते हैं फाइबर, उससे भी छोटे स्ट्रैंड्स जिनसे ये यान बनता है। तो हमारा पूरा प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रैंड्स को बनाना, स्ट्रैंड्स यानी फाइबर, फिर उन फाइबर से यान बनता है, धागा बनता है, थ्रेड बनता है कह सकते हैं आप, और फिर उस थ्रेड से फैब्रिक बनता है यानी कपड़ा बनता है। आ गया समझ में?